तो कैसे आप लोग? आप मुझे जानते नहीं होंगे, पर मैं बता देता हूँ मैं हूँ कौन। मेरा नाम सूरज है और मैं अगले 1 साल तक ये ट्राई करूँगा कि मैं डेली एक-एक वीडियो डालूँ। मैं ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि जो मेरी प्रेज़ेंटेशन स्किल्स है उसे मैं इम्प्रूव कर सकूँ। जो मेरी अभी करंट स्किल है उसे मैं और ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर सकूँ। और मैं ट्राई करूँगा कि मैं डेली की 1 वीडियो डालूँ। और उस वीडियो में मैं आपको किस चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ? हाँ, मैं बता सकता हूँ कि जो मैंने पढ़ा है मैं वो उस चीज़ बता सकता हूँ या फिर मैं एक नई बुक पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो उस बुक से जो भी मैं सीखूँगा वो मैं आप सभी को बता सकता हूँ। तो आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आज मैं आपको अपनी हिस्ट्री की बुक से बताने वाला हूँ कि मैंने क्या सीखा है चैप्टर 1 से। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है उस बुक में वो है कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज़ ने आइडिया ऑफ नेशन कैसे डेवलप किया फ्रांस में। तो हम स्टार्ट करते हैं एक-एक पॉइंट से। पहला पॉइंट तो ये था कि जो फ्रांस थी, फ्रांस में जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसे नेशनल लैंग्वेज बना दी और जो बाकी जितने भी रीजनल लैंग्वेज थी उन्हें हटा दी। दूसरा ये था जो स्टेट जनरल की जो इलेक्शन होते थे, पहले उसे क्या करते थे, जो फर्स्ट टियर में लोग होते थे और जो सेकंड टियर के अंदर लोग होते थे, जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग होते थे वो इलेक्ट करते थे। पर अब क्या होने लगे, जो स्टेट जनरल के इलेक्शन होंगे वो एक्टिव सिटीजन ऑफ बॉडी करती थी। तो जो सिटीजन्स होते थे वो इलेक्ट करते थे स्टेट जनरल को, और स्टेट जनरल का नाम चेंज करके अब नेशनल असेंबली कर दिया था। और क्या हुआ था कि न्यू हाइम्स और ओट्स कंपोज होने लग गई, ऑल द नेम इन द नेशन, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, कि नए नए राष्ट्रीय गान बनने लग गए, गाने बनने लग गए, प्लेज लेने लग गए फ्रांस के लोग। तो और आइडिया ऑफ लव पैत्रे और ले सिटी ऑन भी स्प्रेड होने लग गया कि ये फ्रांस हमारा फादरलैंड है और हम सब इसके सिटीजन्स हैं। एक यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट का भी सिस्टम लाया गया, क्योंकि उस टाइम क्या होता था फ्रांस या बाकी अदर कंट्रीज़ में कि हर स्टेट या कंट्री को अगर हम पार करते थे तो वेट और मेजरमेंट का सिस्टम बदल जाता था। इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि इंडिया में आप मान लो कि जो दिल्ली है, दिल्ली में 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होता है। पर अगर आप हरियाणा जाओगे तो 1 लीटर के अंदर 1200 मिलीलीटर, अगर राजस्थान जाओगे तो 1 लीटर के अंदर 800 मिलीलीटर। तो ये ऐसा ही डिफरेंस उस टाइम फ्रांस और यूरोप की सोसाइटी में था। तो उन्होंने क्या कर दिया, इक्वल वेट और मेजरमेंट्स का सिस्टम जो था वो लागू कर दिया। यूनिफॉर्म लॉ बना दिए, जो भी लोग फ्रांस के अंदर रह रहे हैं उन लोगों के लिए यूनिफॉर्म लॉ बना दिए। और ये सारी चीज़ें जो थी फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज़ ने करी ताकि वो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग बना सके। और उन्होंने एक और किया था कि एक न्यू ट्राई कलर फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया था और जो डिस्कार्ड कर दिया था रॉयल स्टैंडर्ड, जो पहले फ्लैग होता था उसे हटा के एक न्यू ट्राई कलर फ्लैग को उन्होंने चूज़ किया ताकि वो नेशनलिज्म लोगों के अंदर जगा सके। तो ये पूरा था हमारा पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक ये है कि नेपोलियन कोड। जब नेपोलियन एक कोड आया 1804 में, उसे हम सिविल कोड भी कहते हैं। तो उसके अंदर नेपोलियन ने क्या-क्या चेंजेस लाए फ्रांस में और बाकी अदर अदर कंट्रीज़ में जहाँ पे उसने अपना एम्पायर बढ़ाया था, जहाँ पे वो जीता। तो पहला चेंज नेपोलियन कोड में ये था कि उसने प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ को गिव अवे कर दिया। आया गिव अवे नहीं, मतलब उसने जो प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ था उसे हटा दिया। तो पहले क्या होता था, जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के लोग होते थे उनको पैदा होने के साथ ही बहुत सारे राइट्स मिल जाते थे, और जो नॉर्मल लोग होते थे जो थर्ड स्टेट में होते थे उन्हें वो राइट नहीं मिलते थे। तो नेपोलियन ने क्या किया, जो भी राइट मिलते थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों को वो सारे हटा दिए। नेपोलियन ने राइट टू प्रॉपर्टी को भी सिक्योर कर दिया कि अब कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है और उससे वो प्रॉपर्टी कोई नहीं छुड़ा सकता। वरना पहले क्या होता था, कोई प्रॉपर्टी खरीदता था, राजा महाराजा छुड़ा लेते थे, पर नेपोलियन ने ये हटा दिया, राइट टू प्रॉपर्टी उसने सिक्योर कर दिया। तीसरा उसने ये किया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सारे लोग लॉ की नज़रों में इक्वल है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा लॉ की नज़रों में। तो नेपोलियन ने ये किया। नेपोलियन ने चौथी चीज़ ये करी, अच्छी चीज़, कि उसने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छा कर दिया, जिससे ट्रेड अच्छे से होने लग गया। उसने एक और अच्छी चीज़ ये करी कि उसने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। जो पहले फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे फ्रांस और अदर यूरोपियन कंट्री में, तो नेपोलियन ने क्या किया, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया और जो पीजेंट थे उन्हें सर्वडम से फ्री कर दिया। सर्वडम वो होता है बदुआ मजदूरी, कि जो किसान होते थे, किसान से काम करवाया जाता था बिना पैसे दिए, बस उन्हें खाने के लिए कुछ दिया जाता था थोड़ा बहुत, और बिना पैसे दिए उनसे काम करवाया जाता था। तो नेपोलियन ने क्या किया, ये सारी चीज़ें हटा दी। नेपोलियन ने एक यूनिफॉर्म वेट और मेजरमेंट का भी सिस्टम लाया, जहाँ जहाँ वो एम्पायर, लाइक पहले तो फ्रांस में हुआ आया। फ्रांस में आने के बाद जब नेपोलियन अपनी आर्मी बढ़ा रहा था, वो बाकी यूरोपियन देशों पे भी कब्जा कर रहा था, तो वो नेपोलियन वहाँ पे भी ये ला रहा था कि उसने इक्वल वेट और मेजरमेंट का सिस्टम ला दिया और उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी इम्प्रूव कर दिया।
तो जब नेपोलियन की ये सारी चीज़ें थी तो लोग नेपोलियन से बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि नेपोलियन बहुत अच्छी चीज़ कर रहा था, उसने सारी चीज़ें कर दी। लाइक इक्वालिटी बिफोर लॉ ला दिया कि सबको इक्वल राइट दे दी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर कर दिया, सब डेम हटा दिया। तो जब नेपोलियन ये सारी चीज़ें कर रहा था तो बहुत सारे लोग उसे पसंद भी कर रहे थे। पर बाद में क्या हुआ, टाइम जैसे जैसे बीतता गया तो लोगों के अंदर एक मिक्स्ड फीलिंग आ गई कि लोग नेपोलियन को पसंद भी कर रहे थे, नहीं भी कर रहे थे। और जो लोग नहीं नेपोलियन को पसंद कर रहे थे उसका रीज़न क्या था? पहला उसका एक रीज़न ये था कि नेपोलियन ने सेंसरशिप ला दी थी। सेंसरशिप का मतलब है कि अब कोई भी नेपोलियन के खिलाफ नहीं छाप सकता। अगर कोई भी किसी को भी कुछ भी छापना है तो वो पहले रिव्यू होता था। अगर उसमें जब उस रिव्यू के टाइम में अगर ये पता चलता था कि इसके अंदर नेपोलियन के अगेंस्ट कोई चीज़ छापी गई है तो उसे छपने ही नहीं दिया जाता था, पब्लिश ही होने नहीं दिया जाता था। तो पहला तो ये सेंसरशिप था। दूसरा ये था कि जो पॉलिटिकल राइट थे वो ले लिए लोगों से, कि लोगों के पास राइट टू वोट और राइट टू गेट इलेक्टेड नहीं था, पॉलिटिकल राइट्स ले लिए। तीसरा ये था कि उसने टैक्सेशन बढ़ा दिया। और चौथा ये था कि उसने फोर्स रिक्रूटमेंट बढ़ा दिया, क्योंकि नेपोलियन को क्या करना था कि जो ये आइडिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन का उसे पूरे अदर यूरोपियन कंट्रीज़ पे भी ले जाना था। तो फ्रांस क्या कर रहा था, वो एक्सपेंशन कर रहा था, वो अलग अलग देशों पे कब्जा कर रहा था, उन्हें जीत रहा था। तो जीतने के लिए तो ऑफकोर्स आर्मी चाहिए होती है, तो ऐसे तो वो लड़ेंगे नहीं। तो आर्मी अपनी बढ़ाने के लिए तो नेपोलियन क्या कर रहा था, फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहा था, लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में शामिल कर ले रहा था। और लोग इससे बहुत नाखुश थे। और जो टैक्सेशन बढ़ाने का रीज़न भी यही था, क्योंकि वॉर होती है, वॉर में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, और ये पैसा आएगा कहाँ से? आएगा जब वो टैक्स लेगा। तो इससे ये टैक्सेशन भी बढ़ गया। तो अब लोगों के अंदर क्या आ गई, एक मिक्स्ड फीलिंग आ गई कि लोग नेपोलियन से खुश भी थे, नाखुश भी थे, और नाखुश लोग ज़्यादा थे। तो एग्ज़ाम में ये आता है कि नेपोलियन कोड के बेनिफिट्स बताओ या डिसएडवांटेजेस बताओ, तो आप ये सब लिख के आ सकते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक था ये तो यहीं पे ख़त्म हुआ। दूसरा टॉपिक था, जो दूसरा टॉपिक है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो उस टाइम अगर हम देखें यूरोपियन कंट्री या यूरोपियन जो सिविलाइजेशन, एक बार मैं हेडिंग देख लेता हूँ, उसकी हेडिंग क्या है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो इस पीरियड ऑफ टाइम में क्या था कि यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। सारे जितने भी अभी हम आज के टाइम में कंट्री देखते हो, सारे छोटे छोटे एम्पायर्स में बट रखे थे। सेम फ्रांस, इटली, जर्मनी, इन सब के साथ सेम यही चीज़ें हो रखी थी। अलग अलग छोटे छोटे नेशन में बट रखे थे ये। तो इस टाइम लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग नहीं थी, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी। पर कुछ नेशनलिस्ट लोग थे जो ये ट्राई कर रहे थे कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग लाए और नेशन स्टेट बनाया जाए। तो इस टॉपिक में हमें बताया जाता है कि जो फ्रांस है, उस टाइम फ्रांस में सोसाइटी कैसे डिवाइड हो रखी थी। तो दो सेक्शन के बारे में हमें बताया गया कि पहला सेक्शन हमारा कौन सा है, पहला सेक्शन है हमारा एट्रोक्रेसी, और दूसरा है पीजेंट, पुअर पीजेंट। तो जो एस्ट्रोक्रेट थे वो रिच थे, उनके पास ज़्यादा पैसा था, पर वो कम नंबर में थे। वो फ्रेंच बोलते थे डिप्लोमेसी के लिए, और दे आर ऑफन टाइज बाय मैरिजेस, दे आर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिजेस। मतलब वो अपने ही बीच में शादी करते थे। जो एस्ट्रोक्रेट बड़े अमीर लोग हैं वो बड़े अमीर लोगों को भी शादी करते थे। इससे क्या होता था, उनका जो रिलेशनशिप था वो और गहरा हो जाता था। और फ्रांस बोलते थे डिप्लोमेसी के लिए ज़्यादा अपनी लाइक वो ऊँचे है इसलिए। और उनके बहुत सारे लाइक प्रॉपर्टी थी, जो गाँव की साइड उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, लाइक उन्होंने बहुत सारे स्टेट ऑन कर रखे थे इन द कंट्री साइड। और दूसरी तरफ एक और जो कैटेगरी थी वो थी हमारी पीजेंट की। जो पीजेंट थे वो गरीब थे और कम पावरफुल थे, पर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और वो काम करते थे लोगों के खेतों पे, एस्ट्रोकेट के खेतों में ही वो ज़्यादातर काम करते थे। पर धीरे धीरे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। पहले ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में आया, फिर ब्रिटेन से ये फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोप में भी आ गया। तो जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो एक नई क्लास का इमर्जेंस हुआ, और वो है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का इमर्जेंस कैसे हुआ, क्योंकि जब फैक्ट्री आई तो एस्ट्रोकेट के पास तो पहले से ही बहुत पैसा था, तो वो फैक्ट्री में तो काम करेंगे नहीं। और जो पुअर पीजेंट थे उनके पास कोई स्किल नहीं थी, बस उन्हें खेती आती थी, पर उनके पास कोई स्किल नहीं थी, तो वो भी काम नहीं कर रहे थे। पर कुछ जो सेक्शन था पुअर लोगों का जिनके पास थोड़ी सी स्किल थी, उन्होंने काम किया। अब जब उन्होंने उस इंडस्ट्रीज़ में काम किया तो एक नई क्लास का इमर्ज हुई, और वो है मिडिल क्लास। अब इस मिडिल क्लास में कौन कौन से आते हैं, मिडिल क्लास में आते हैं लॉयर, डॉक्टर, क्लर्क, बिजनेसमैन, ये सारे लोग आते हैं, और ये एजुकेटेड लोग हैं। तो इन्हें पता है कि ये सोसाइटी कैसे काम करनी चाहिए, उनके पास नॉलेज है, क्योंकि वो एजुकेटेड है, उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी है, तो वो एजुकेटेड है। तो जो ये मिडिल क्लास है, इन्होंने लिबरलिज्म की डिमांड करना स्टार्ट करी, क्योंकि जो मिडिल क्लास थी वो इंडस्ट्रीज़ पे ही डिपेंड रहती थी।
पर जो किंग और एम्पायर्स होते थे वो क्या करते थे, वो कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। तो जो मिडिल क्लास थी उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, उन्होंने लिबरलिज्म का आइडिया आगे रखा। उन्होंने जो पीजेंट थे उनको बताया कि कैसे उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, उनको लूटा जा रहा है। तो इसको टैकल करने के लिए मिडिल क्लास ने लिबरलिज्म का आइडिया दिया। अब ये लिबरलिज्म का आइडिया क्या होता है, इसे एक्सप्लेन करते हैं। लिबरलिज्म एक लैटिन वर्ड से आया है, लिबर। लिबर का मतलब होता है टू फ्री। तो जो लिबरलिज्म थे उसके दो मीनिंग थे। पहला मीनिंग था उसका पॉलिटिकल में और दूसरा था इकोनॉमिक। तो जो पॉलिटिकल जो एरिया था, पॉलिटिकल जो एरिया था उसमें लिबरलिज्म का क्या वो मीनिंग था। जो पॉलिटिकल फील्ड में लिबरलिज्म का मीनिंग था इंडिविजुअल ऑफ ऑल, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, कि सारे जो इंडिविजुअल है वो फ्री हो, वो किसी के अंदर रह के काम ना करे, वो खुद में फ्री हो। दूसरा था कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कि लोगों की सहमति होनी चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। तीसरा था इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि इक्वालिटी होनी चाहिए बिफोर लॉ। पर जो ये लिबरलिज्म पॉलिटिकल एरिया एक्सपेक्ट में डिमांड कर रहे थे, पर इनकी एक और चीज़ थी, ये वुमेंस को सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। ये वुमेंस को राइट टू वोट और राइट टू गेट इलेक्टेड नहीं देना चाहते थे, और वो भी मैन को देना चाहते थे, और वो भी उन मैन को जिनके पास प्रॉपर्टी है। अगर कोई ऐसा मैन है जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो उसे भी वोटिंग राइट नहीं देते, और जो वुमेन है उसके पास प्रॉपर्टी हो ना हो उन्हें वोटिंग राइट नहीं दिया जाता। अब तो ये हो गया पॉलिटिकल जो एरिया था, वहाँ पे लिबरलिज्म का क्या मीनिंग है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक एरिया में कि इकोनॉमिक्स में लिबरलिज्म का क्या मीनिंग था, तो पहला जो वो था, पहला डिमांड थी जो थी फ्रीडम ऑफ मार्केट, कि मार्केट को फ्री होना चाहिए, कि गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे कि मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा, कि ये सारे लोग जो बिजनेसमैन हैं वो कंट्रोल करें, ना कि गवर्नमेंट, कि उन्हें क्या बेचना है क्या नहीं बेचना है, कितने में बेचना है। तो ये फ्रीडम होनी चाहिए मार्केट की। और दूसरा ये था कि स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन को हटाया जाए ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। कि जब पहले क्या होता था कि अगर पहले कोई मान लो कि एक बिस्किट है वो जम्मू कश्मीर में बना और वो केरला में गया, केरला में जाने में बहुत सारे लाइक स्टेट आते हैं जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो ये बहुत सारे स्टेट आते हैं। तो इसमें ये क्या है कि वो हर स्टेट उस पार्ले जी की बिस्किट पे वो टैक्स लगाता था। तो मान लो अगर वो बिस्किट 5 रुपये में बना, पर केरला जाते जाते वो 20 रुपये का हो जाता था, जिससे ये बहुत महंगा हो जाता था और लोग खरीद नहीं पाते थे। तो जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे और बिजनेसमैन थे, उन्होंने डिमांड करी कि जो स्टेट वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं उन पे, जो वो मूवमेंट ऑफ गुड और कैपिटल करते हैं, उसे हटाया जाए। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए क्या हुआ कि कुछ लोगों ने एक कस्टम यूनियन बनाया 1804 एक कस्टम यूनियन बनाया। इस कस्टम यूनियन को हम ज़ोल्वेरिन भी कहते हैं। ये कस्टम यूनियन बनाया था पर्सिया ने, और फिर बाद में बहुत सारे जर्मन स्टेट ने भी इसे ज्वाइन कर लिया। तो इसके पेपर में पूछते कि इसके 3 पॉइंट्स बताओ। तो इस कस्टम यूनियन के 3 पॉइंट, पहला पॉइंट ये होगा कि कस्टम यूनियन में जो भी ग्रुप बनाया, कि जो पर्सिया ने ग्रुप बनाया था और फिर बाद में बहुत सारे जर्मन स्टेट ने भी उससे ज्वाइन कर लिया था, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर ये था कि जो ट्रैप बैरियर थे, एक तरह का ये टैक्स होता है, उस टैक्स को हटा दिया गया। और जो जो उस टाइम 30 करेंसी होती थी, तो 30 करेंसी को उन्होंने रिड्यूस करके 2 करेंसी पे ला दिया उन्होंने। और तीसरा ये किया कि जो रेलवे का सिस्टम था, जो रेलवे था उसे इम्प्रूव कर दिया गया, एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव कर दिया गया ताकि मूवमेंट ऑफ गुड जल्दी हो सके और एफिशिएंटली हो सके। तो ये 3 चेंजेस किए गए कस्टम यूनियन में, और इसे हम ज़ोल्वेरिन भी कहते हैं। अब 1815 का टाइम आता है। उस टाइम होता है कि जो कंजर्वेटिव्स, 1815 का टाइम आता है। अब 1815 में एक लड़ाई लड़ी गई थी, बैटल ऑफ वाटरलू। उसमें क्या था, उसमें एक साइड नेपोलियन था और दूसरी साइड पर्सिया, रसिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, ये 4 कंट्री थी और एक साइड नेपोलियन था। तो अब इस फाइट में बैटल ऑफ वाटरलू में क्या होता है कि ये जो 4 कंट्रीज होती है वो नेपोलियन को हरा देती है। अब नेपोलियन को हराने के बाद वो वापस से यूरोप में मोनार्की ला देती है और एक मीटिंग को वो हेल्ड करती है। उस मीटिंग को हम कहते हैं कांग्रेस ऑफ वियना। वो हेल्ड होती है ऑस्ट्रेलिया में, और इसे जो होल्ड कर रहे होते हैं वो होते हैं ऑस्ट्रेलियन चांसलर, जिनका नाम है ड्यूक मेटरनिक। तो ये इस मीटिंग को होल्ड कर रहे होते हैं। तो ये जो मीटिंग क्यों बुलाई जाती है, इसके 3 रीज़न है। पहला रीज़न है जो भी नेपोलियन ने चेंजेस किए उसे अंडू कर देना। दूसरा ये था कि वो सेटलमेंट ऑफ यूरोप कर सके, और तीसरा ये था कि वो मोनार्की को वापस रिस्टोर कर पाए यूरोप में। तो अब उसी टाइम जो कांग्रेस ऑफ वियना होती है उसमें एक ट्रीटी ऑफ वियना साइन करी जाती है 1815 में। उस ट्रीटी ऑफ वियना में क्या था, उस ट्रीटी ऑफ वियना में 3 चीज़ें थी। पहली चीज़ ये थी कि फ्रांस अपनी सारी टेरिटरी जो लॉस्ट कर देता है, जो उसने नेपोलियन के रूल के अंदर बढ़ाई थी, कि फ्रांस की तो पहले से कोई लाइक टेरिटरी हुई होगी, लैंड हुआ होगा, पर जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन दूसरे
यूरोप के देशों पे भी हमला करने लग गया और उसे फ्रांस में मिलाने लग गया। तो नेपोलियन ने जितने भी बाकी दूसरे देशों को फ्रांस में मिलाया था, वो सारे देश अलग हो गए फ्रांस से। दूसरा पॉइंट ये था कि बहुत सारे स्मॉल टाउन्स, हमने बहुत सारे स्मॉल टाउन्स फ्रांस की बाउंड्रीज में लगाना स्टार्ट कर दिए, इस्टेब्लिश करने स्टार्ट कर दिए, ताकि फ्रांस फ्यूचर में एक्सपांड नहीं कर पाए, वो फ्यूचर में एक्सपेंशन उसका रोक सके। इसलिए बहुत सारी टेरिटरीज बाउंड्रीज उन्होंने फ्रांस के बाउंड्रीज पे लगा दी, बहुत सारे विलेज सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। तीसरा ये था कि फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया था। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, वो 9th क्लास में हमने पढ़ा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि हमने क्या किया था, लोगों ने मोनार्की को हटा के डेमोक्रेसी लाई थी, पर डेमोक्रेसी वापस नेपोलियन ने हटा दी थी। तो उस टाइम क्या था, मोनार्की भी हटा दी गई थी। पर जब ये ट्रीटी ऑफ वियना साइन कर दी जाती है, तो फ्रांस में फिर से मोनार्की को लाया जाता है, बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करा जाता है फ्रांस में फिर से। तो ये 3 चीज़ें हुई थी ट्रीटी ऑफ वियना में साइन। और कुछ जो लैंड थे जो फ्रांस ने ऑक्यूपाई किए थे, वो दूसरी कंट्रीज़ को दे दी जाती है। जैसे पोलैंड दे दिया जाता है रसिया को, पार्ट ऑफ सेक्सोनी दे दिया जाता है पर्सिया को। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ भी दूसरी कंट्रीज़ को दे दी जाती है, जो प्रैप कंट्री होती है, जो नेपोलियन को हराती है, जैसे ब्रिटेन, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रूसिया। अब जब ये सब हो रहा था, जो मोनार्की थी, मोनार्की को कुछ फ़ायदा भी हुआ नेपोलियन से। क्यों? नेपोलियन ने बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी कर दी थी। तो नेपोलियन ने जो चीज़ें अच्छी करी थी, जो मोनार्की के लिए अच्छी थी, जैसे कि उसने आर्मी को मॉडर्नाइज कर दिया था, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसे अच्छा कर दिया था। तो उन प्रैप कंट्रीज़ ने उसे चेंज नहीं किया, पर जो भी उनके खिलाफ था, जैसे कि नेपोलियन ने इक्वालिटी बिफोर लॉ दे दिया था, प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ हटा दिया था। तो ये सारी चीज़ें मोनार्की ने हटा दी। और मोनार्की ने भी सेंसरशिप लगा दी नेपोलियन की तरह, जैसे नेपोलियन लगाया करता था सेंसरशिप, वैसे मोनार्की ने भी सेंसरशिप लगा दी, ताकि कोई भी उनके खिलाफ ना बोल पाए। अब जब ये हुआ, तो जो मोनार्की थी, वो जो भी नेशनलिस्ट लोग थे उन्हें पकड़ने लग गए और जेल में डालने लग गए, ताकि वो नहीं चाहते थे कि फिर से कोई प्रोटेस्ट हो उनके खिलाफ, कोई रेवोल्यूशन हो और उनकी पावर चली जाए, ऐसा नहीं चाहते थे। तो बहुत सारे जो नेशनलिस्ट लोग थे और लिबरल लोग थे, वो अंडरग्राउंड होना स्टार्ट हो गए और उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करना स्टार्ट कर दी। अब इन्हीं में एक नाम आता है गुजिपी मजीरी का। वो एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, वो बॉर्न हुए थे जियोनिया, इटली, 1807 में वो बॉर्न हुए थे। जब उन्होंने बाद में क्या किया था, एक सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया था कार्बोनी में। वो सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन कर रहा था और 24 साल के जब वो थे, तब उन्हें एक्साइल पे भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था और उस प्रोटेस्ट करने के जुर्म में उन्हें एक्साइल पे देश निकाला दे दिया गया। उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करी, एक यंग इटली इन मर्सेल और यंग यूरोप इन बर्न। ये 2 सीक्रेट सोसाइटी उन्होंने फॉर्म करी और वो ट्राई करते थे कि इटली को वो एक नेशन स्टेट बना पाए। उनका ये मानना था कि गॉड ये चाहते हैं कि जितने भी अभी एम्पायर में बट रखे हैं, उन्हें देश बना दिया जाए और इटली को एक देश बना दिया जाए। और जो ड्यूक मेटरनिक थे, जिन्होंने कांग्रेस ऑफ वियना को होल्ड किया था, उनका ये कहना था कि जो गुजिपे मजीनी है, वो ही इज़ द वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मतलब उनका सोशल ऑर्डर क्या था? मोनार्की, ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ये उनका सोशल ऑर्डर था। ड्यूक मेटरनिक और जो प्रैप कंट्री थी, ये उनका सोशल ऑर्डर था। और गुजिपे मजीनी क्या चाहते थे कि नेशन स्टेट बना दिया जाए, रिपब्लिक हो, डेमोक्रेसी हो, राइट टू वोट हो लोगों के पास। तो ड्यूक मेटरनिक का ऐसा कहना है कि जो गुजिपे मजीनी है, वो प्रैप कंट्रीज़ के लिए बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ देयर सोशल ऑर्डर्स, ये ड्यूक मेटरनिक का कहना था। अब ये जो हमारा दूसरा पार्ट था वो भी ख़त्म हो गया। अब तीसरे पार्ट की स्टार्टिंग हो रही है। तीसरे पार्ट का नाम है द एज ऑफ रेवोल्यूशन, 1830 to 1848। तो जो पहला टॉपिक है हम इसमें पढ़ने वाले हैं पहले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि 3 रेवोल्यूशन जो हुए। पहला रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में 1830 में। 1830 में जो रेवोल्यूशन हुआ, उस रेवोल्यूशन में जो बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया था, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दी गई। मतलब किंग तो जब भी था, पर अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन था, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिसीजन लेगा अपने। तो ये 1813 में फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है। अब इसके बाद जो फ्रांस में जो अपराइजिंग होती है, वो ब्रुसेल्स में अपराइजिंग को रिलेट कर देती है, जिससे क्या होता है, जो बेल्जियम होता है वो यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम नेदरलैंड से वो ब्रेक अवे हो जाता है। और इसी चीज़ को देख के जो ड्यूक मेटरनिक करते हैं, वो एक और स्टेटमेंट देते हैं
कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। कैचेस कोल्ड का मतलब ये क्या है, जब फ्रांस में कोई प्रोटेस्ट या रेवोल्यूशन होता है तो पूरे यूरोप में भी वो रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाते हैं। और एक और रेवोल्यूशन हुआ था, वो है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो ग्रीस पे था, ग्रीस पे ऑटोमन एम्पायर का रूल था डर्निंग 15th सेंचुरी से ग्रीस पे ऑटोमन एम्पायर का रूल था। ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था और ग्रीस पे उसका रूल था। अब ग्रीस क्या चाहता था, ग्रीस भी अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहता था। तो 1821 में ग्रीस में वॉर स्टार्ट होती है, लड़ाई स्टार्ट होती है। और जो ग्रीस को वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का भी सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि ग्रीस जो था वो क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन था, कि ग्रीस से यूरोपियन सिविलाइजेशन आगे बढ़ी है, इसलिए बाकी यूरोपियन कंट्री भी ग्रीस को सपोर्ट कर रही थी। और इसमें एक पोएट का भी नाम आता है, इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन। उन्होंने ग्रीस के हित में बहुत सारे पोएट लिखी और उनको ग्रीस को जो फंडिंग भी देते थे वॉर के लिए, पैसा देते थे। और वो खुद लड़ने गए ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, पर 1824 में उनकी मौत हो गई फीवर की वजह से। और ग्रीस जो था, ग्रीस को जीत मिल जाती है 1830 में। और 1832 में एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टिपियानो साइन होती है, जिससे वो साइन करने के बाद ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह इमर्ज हो जाता है। तो ये 3 रेवोल्यूशन हुए थे यूरोप में। जब पहला ये रेवोल्यूशन पहले फ्रांस में हुआ, और फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ उसने इन 2 रेवोल्यूशन को जन्म दे दिया। इसलिए ड्यूक मेटरनिक ने ऐसा कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। अब दूसरा हमारा टॉपिक है इस पार्ट में कि द आइडिया ऑफ रोमांटिज्म। अब ये रोमांटिज्म क्या कहता है? रोमांटिज्म ये है कि किसी का देश के प्रति, अपने देश के प्रति प्यार, ये रोमांटिसिज्म है। जो रोमांटिक आर्टिस्ट होते थे वो क्रिटिसाइज करते थे साइंस को, रैशनैलिटी को, इन सबको क्रिटिसाइज करते थे। और अपना फोकस या एम्फेसिज्म देते थे कि इमोशन पे, मिस्टिकल फीलिंग पे, इंस्टीट्यूशन पे, ये इन चीज़ों पे वो फीलिंग देते थे, अपने ज़्यादा जोर देते थे। उनका ऐसा ये कहना था, जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे उनका ये कहना था कि जो हम लोगों के अंदर जो नेशनलिस्ट की भावना है वो एक तरीके से ला सकते हैं, और वो तरीका है कि हम लोगों को फील करवाएं कि ये उन्हीं का नेशन है। लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को पैदा करे कल्चर की मदद से, फोक स्टोरी की वजह से, फोक डांस की, फोक सॉन्ग की वजह से, प्रिंट की मदद से। हम इन सारी चीज़ों की मदद से लोगों के अंदर अपने कल्चर के प्रति प्रेम को वो जगाएं। रोमांटिक आर्टिस्ट का ये मानना था। अब इसका एक एग्जांपल भी है। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। एक जर्मनी में एक पर्सन रहते थे, तो उन्होंने एक आइडिया दिया दास वॉक का। दास वॉक का आइडिया ये है कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो कॉमन पीपल के अंदर ही मिलेगा। जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो जो जर्मनी के कॉमन लोग हैं उनके पास ही आपको ट्रू जर्मन का वो मिलेगा, ट्रू जर्मन कल्चर मिलेगा। अब इसमें एक एग्जांपल भी है कि कैसे एक रोमांटिज्म ने एक रेवोल्यूशन को, एक प्रोटेस्ट को, रेवोल्यूशन तो नहीं बोलेंगे, प्रोटेस्ट को एक स्टार्ट किया। तो जब ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी उस टाइम पोलैंड, जो रसिया को पोलैंड दे दिया गया था। जब रसिया को पोलैंड मिला तो रसिया ने क्या किया कि जो पोलैंड की लैंग्वेज थी, पॉलिश लैंग्वेज, उसे स्कूल से हटा दिया, थ्रोन आउट ऑफ स्कूल्स, हर जगह से हटा दिया और रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया। अब इस चीज़ से जो पोलैंड के लोग थे वो काफ़ी उदास हो गए, काफ़ी गुस्से में आ गए। तो उन्होंने क्या किया, रसिया के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया। बाद में रसिया ने इस प्रोटेस्ट को दबा दिया क्योंकि रसिया बहुत पावरफुल था। पर यह हमें एक आइडिया देता है, एक एग्जाम्पल देता है कि कैसे रोमांटिज्म, कि कैसे लोगों के अपने कल्चर के प्रति प्यार, कैसे अपने लोगों का उनके कल्चर के प्रति प्यार, उनकी स्टोरीज, उनकी लैंग्वेज के प्रति प्यार एक प्रोटेस्ट को जन्म दे सकता है। तो रोमांटिसिज्म यही था। अब जो इसका अगला टॉपिक है ये है हंगर एंड हार्डशिप। तो उस टाइम जो यूरोप में था 1830s का टाइम, उस टाइम यूरोप में बहुत सारी हंगर और हार्डशिप चल रही थी। कैसे? अगर हम फ्रांस का ही एग्जांपल लें तो उस टाइम क्या था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, माइग्रेशन हो रहा था, लोग गाँव से शहर आ रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट थी, शॉर्टेज ऑफ फूड थी। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी फ्रांस में, शॉर्टेज ऑफ फूड थी। अब क्या होता था ना, कभी कभी बैड हार्वेस्ट हो जाता था तो फैमाइन आ जाता था, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होता था, पैसे नहीं होते थे, जॉब नहीं होती थी। तो ये सारी दिक्कतें चल रही थी फ्रांस में। अब 1848 में क्या होता है कि फ्रांस में एक क्रॉप फेलियर आता है, जिससे वहाँ पे बहुत सारे लोग मरते हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टी आ जाती है। अब लोग क्या करते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं ये सारी चीज़ें देख के। तो जो वहाँ पे राजा था,
लाइक जो ट्रीटी ऑफ वियना में लाइक बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया था, जो वहाँ का राजा था वो भाग गया। अब जब राजा भाग गया तो वहाँ पे जो लिबरल लोग थे उन्होंने लाइक खुद पावर अपने हाथ में ली और उन्होंने कुछ लाइक लॉस लाए। पहला था उन्होंने राइट टू वर्क का लॉ लाया क्योंकि लोगों के पास काम नहीं था। दूसरा ये था कि उन्होंने वोटिंग राइट दे दिया हर मैन को अबव 21 ईयर्स, मतलब जो भी मैन 21 साल से उम्र की ऊपर से थे उन्हें वोटिंग राइट दे दिया गया, पर वुमेन्स को अभी भी वोटिंग राइट नहीं दिया। तीसरी चीज़ उन्होंने क्या की कि नेशनल वर्कशॉप ले आए ताकि लोगों को कुछ स्किल सिखा सके और लोग काम कर सके। काम करेंगे तो इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा तो ये जो हार्डशिप वाला दौर है ये चला जाए। तो ये चीज़ हुई। तो अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है एक सिलेसिया का इवेंट। इस सिलेसिया के इवेंट में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर होते हैं और वीवर्स होते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो वीवर्स को रॉ मटेरियल देते हैं और जो वीवर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर को फिनिश गुड देते हैं। तो जो वीवर्स की जो वेजेस थी वो बहुत कम थी और वो डिमांड कर रहे थे कि उनकी वेजेस बढ़ा दी जाए, पर कॉन्ट्रैक्टर ऐसा मान नहीं रहा था। तो ये 4 जून को 2 बजे जो एक बहुत सारे वीवर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के घर की तरफ मार्च करते हैं और उसके घर में तोड़फोड़ मचा देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर ये सारी चीज़ें देख के वो भाग जाता है वहाँ से, एक विलेज में जाता है छुपने के लिए, पर विलेज वाले लोग उसे भगा देते हैं वहाँ से। तो वो विलेज के लोग जब उसे भगा देते हैं तो वो वापस आता है आर्मी के साथ और वो क्या करते हैं वीवर्स के साथ उसका थोड़ा युद्ध होता है और उसमें वो 11 वीवर्स को गोली मार देता है और वहाँ पे 11 वीवर्स की मौत हो जाती है। ये सिलेसिया इवेंट था। तो ये रेवोल्यूशन होता है जिसमें वो फ्रांस से लाइक ये तो सिलेसिया इवेंट हो गया। अब एक और रेवोल्यूशन होता है 1848 में जो रिबलर्स ने किया था। जो एक हंगर हार्डशिप वाला दौर था उसमें तो पुअर लोगों ने जो लाइक रेवोल्यूशन किया था और फ्रांस से उन्होंने पूरी तरीके से मोनार्की हटा दी थी। अब एक और रेवोल्यूशन होता है 1848 में जो रिबलर्स करते हैं, ये होता है पर्सिया में। पर्सिया में क्या होते हैं, जो रिबलर्स होते हैं वो डिमांड करते हैं कि नेशन स्टेट की। उसके लिए वो क्या करते हैं, वो एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करते हैं। एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाते हैं, उसके अंदर वो वोटिंग करते हैं। वोटिंग में जो 834 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्हें इलेक्ट किया गया था वोट देके, वो लोग मार्च करते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ और एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते हैं और वहाँ पे जाते हैं और वो क्राउन को ऑफर करते हैं किंग को। किंग विलियम 4 उसे क्राउन ऑफर करते हैं, पर जो किंग विलियम 4 होता है वो उसे क्राउन लेने से मना कर देता है। क्राउन लेने से मना करने के बाद वो अदर मोनार्क को ज्वाइन कर लेता है क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। वो चाहते थे कि जर्मनी में जो पर्सिया था उस टाइम वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आया, पर राजा ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि उसकी पावर कम कर दी जाती। तो लोग उस टाइम पर्सिया में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की ऑफर करते हैं राजा को, किंग विलियम 4 को, पर वो लेने से मना कर देता है। वो दूसरे मोनार्क को ज्वाइन कर लेता है। जब वो दूसरे मोनार्क को ज्वाइन कर लेता है और जो पावर थी वो सारे रिबलर्स के हाथ में आ जाती है। अब उस टाइम क्या होता है, वो रिबलर्स अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं उस टाइम जो थे। फिर वो जो डिमांड थी वो सारी अपनी डिमांड पूरी करने लग जाते हैं। जो गरीब लोगों की डिमांड थी वो उसे हटाना उन्हें पूरा नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो रिबलर के साथ थे वो गरीब लोग अपना सपोर्ट हटा देते हैं और जो राजा था वो भी दूसरे मोनार्क के साथ ज्वाइन हो गया था और आर्मी के साथ। तो ऐसी एक दिन जो आर्मी आती है पार्लियामेंट में आती है और जो वो उनकी गवर्नमेंट थी उसे डिसबैंड कर देती है। तो ये एक फेल्ड अटैम्प्ट किया जाता है कि वो जर्मनी को यूनाइट कर दे, पर ये फेल हो जाता है। अब उसके बाद हम चलते हैं मेकिंग ऑफ नेशन स्टेट पे। उसमें हमारे पास 3 पार्ट है। पहला है जर्मनी, इटली और इंग्लैंड। तो हम स्टार्ट करते हैं जर्मनी से। तो जब ये फेल्ड अटैम्प्ट होता है तो ये जर्मनी को यूनाइट करने की कोशिश करी जाती है 1848 में, पर ये फेल हो जाता है। तो इसके बाद जो जर्मनी को नेशन स्टेट बनाने की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वो पर्सिया पे आ जाती है। तो उस टाइम पर्सिया में जो किंग विलियम 1 वहाँ का राजा था, तो उसने ये जिम्मेदारी दी ऑटोमन बिस्मार्क के ऊपर। और ऑटोमन बिस्मार्क पर्सिया का चीफ मिनिस्टर था और बाद में वो चीफ आर्किटेक्ट भी बना जर्मनी का। तो उसने 7 साल के लिए 3 लड़ाई लड़ी, फ्रांस के साथ, डेनमार्क के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये जो 3 लड़ाई लड़ने के बाद था वो ऑटोमन बिस्मार्क इन 3 लड़ाइयों में जीत गया था। जीतने के बाद जनवरी में 1871 इस साल में जो था जर्मनी पूरा यूनाइट हो गया था और जो किंग विलियम 1 था उसे राजा बना दिया गया था। दूसरा केस हमारा इटली का है। जो इटली है वो इटली पहले 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। उन 7 स्टेट में से जो सैडिमानो पेडिमेंट था वही प्रिंसली हाउस रूल कर रहे थे उसके ऊपर। और
3 जो उसमें डिवाइड था, जो नॉर्थर्न पार्ट था इटली का, उसके ऊपर हैम्सबर्ग एम्पायर का रूल था, जो मिडल था उस पे पोप का, और जो लाइक साउदर्न एकदम साउथ में था वहाँ पे बर्बन डायनेस्टी का रूल था, बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन का रूल था। तो जो गुजिपी मैजिनी थे उन्होंने ट्राई किया था वो इटली को यूनाइट कर दे, नेशन स्टेट बना दे, पर वो इसमें फेल हो जाते हैं। तो जब अब इटली को यूनिफाई करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वो आ जाती है सेडियम पेडिमोंट पे, जो वहाँ के उस टाइम के राजा थे उन पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो जो नॉर्थ वाला जो इटली का पार्ट होता है उसे वो जिम्मेदारी दी जाती है चीफ मिनिस्टर कैवोर को। कैवोर फ्रांस के साथ दोस्ती करके जो जो नॉर्थ वाला पार्ट होता है उसे वहाँ से वो फ्रीडम ले लेते हैं, उसे वो यूनाइट कर देते हैं। जो साउथ वाला पार्ट होता है वहाँ पे जो गुजिपी गैरिबाल्डी थे वो लोकल पीजेंट का सपोर्ट लेके जो साउथ था वो उसे फ्री कर देते हैं, और जो पोप होता है वो पोप सरेंडर कर देता है। जब ये तीनों पार्ट को फ्री हो गए थे तो इटली इस टाइम यूनिफाई हो जाता है। तो इटली यूनिफाई होता है 1861 में। तो इटली जो था वो जर्मनी से पहले यूनिफाई हो जाता है। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। तो जहाँ पे ब्रिटेन था वो 4 आइलैंड पे था, वहाँ पे अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग रहते थे, जैसे इंग्लिश, वेल्स, आयरिश, स्कॉटिश। तो ये 4 टाइप के लोग रहते थे। पर जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड ने जो मोनार्की थी उसे पहले लाइक ख़त्म कर दिया था अपने देश से, और पावर ले ली थी मोनार्की से 1688 में। और 1688 में जब इंग्लिश ने पावर ले ली थी मोनार्की से, तो इंग्लिश उन 4 देशों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था, इंग्लैंड। तो अब 1707 में क्या हुआ, इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के साथ एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया। उस एक्ट ऑफ यूनियन साइन करने के बाद जो स्कॉटलैंड था वो इंग्लैंड में आ गया, और वो बन गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जब ये बना तो जो इंग्लैंड के लोग थे उन्होंने जो स्कॉटलैंड का जो कल्चर था उसे दबाना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे जो इंग्लैंड के लोग थे उन्होंने स्कॉटलैंड के लोगों को अपनी लैंग्वेज बोलने से मना कर दिया और अपनी नेशनल ड्रेस पहनने से मना कर दिया, और इंग्लिश को प्रमोट करने लग गए। और सेम चीज़ ये आयरलैंड के साथ हुई। आयरलैंड में 2 एथनिक ग्रुप रहते थे, एक तो प्रोटेस्टेंट था और दूसरा कैथोलिक्स था। तो जो ब्रिटेन था, इंग्लैंड ने क्या किया, कैथोलिक्स को वो प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट किया। अब इस सपोर्ट के कारण से क्या हुआ, जो प्रोटेस्टेंट थे वो जीत गए, और जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड पे जो प्रोटेस्टेंट था उनका कब्जा आ गया आयरलैंड पे। तो फिर इंग्लैंड ने 1801 में आयरलैंड को भी अपने अंदर मिला लिया, और जब आयरलैंड को इंग्लैंड ने अपने अंदर मिलाया तो ये बन गया यूनाइटेड किंगडम। और जब ये यूनाइटेड किंगडम के बाद वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस भी हुए। कि पहला चेंज ये हुआ कि एक नया नेशनल एंथम बनाया गया, गॉड सेव आवर नोबल किंग। दूसरी चीज़ ये हुई, नया फ्लैग बनाया गया, यूनियन जैक, एक नया फ्लैग बनाया गया। और तीसरी चीज़ ये हुई कि जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसे प्रमोट करना स्टार्ट किया, और जो बाकी लोग वहाँ पे जो लैंग्वेज बोलते थे उसे हटा के सिर्फ इंग्लिश रखा। अब ये पार्ट भी क्लियर होता है। अब जो 5वां पार्ट है वो है एलोगेरिस का। एलोगेरिस क्या होती है, एलोगेरिस एक फीमेल इमेजिनरी फिगर्स होती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक नेशन को विजुअलाइज किया जाता है। तो जैसे कि जर्मनी के लिए जो जर्मेनिया थी वो उनकी एलोगेरी थी, फ्रांस के लिए जो मैरियाने थे वो उनकी एलोगेरी थी, और ब्रिटेन के लिए जो ब्रिटेनिया थी वो उनकी एलोगेरी थी। और यहाँ पे जो छठा पॉइंट आता है, छठा पॉइंट ये है इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म वो होता है जब लोग चाहते हैं कि जो उनका एम्पायर है वो देश बने, और लोगों के अंदर देश के लिए प्रेम होता है, वो नेशनलिज्म होता है। पर इम्पीरियलिज्म ये होता है कि लोगों के अंदर देश के लिए तो अपने देश के लिए प्यार होता ही है, पर वो दूसरे देश को भी अपने देश में मिलाना चाहते हैं। जैसे जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन भी लाइक इम्पीरियलिज्म ही था, क्योंकि उसने बहुत सारे अदर दूसरी कंट्रीज़ पे भी कब्जा किया। उसने इंडिया पे भी कब्जा किया और बाकी दूसरी कंट्रीज़ पे भी कब्जा किया। तो हम इस जो टॉपिक है इस पार्ट में हम ये पढ़ने वाले कि कैसे वर्ल्ड वॉर 1 की स्टार्टिंग हुई। तो एक रीज़न था बाल्कन के ऊपर ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल था। ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था और बाल्कन के ऊपर उसका कंट्रोल था। पर धीरे धीरे क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर टूटने लग गया और बाल्कन के ऊपर से उसका कंट्रोल हट गया। अब बाल्कन में कुछ 8 से 9 कंट्रीज़ थी, वो आपस में लड़ती रहती थी कि इनका ये एरिया होना चाहिए, उनका ये एरिया होना चाहिए। और जो 4 मेजर कंट्री थी जैसे ब्रिटेन, इटली, जर्मनी और रसिया, जो इन 4 कंट्रीज़ की नज़र बाल्कन पे पड़ी, क्योंकि बाल्कन के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज थे, वो रिसोर्स रिच बहुत था। तो ये 4 कंट्री क्या हुई, ये आपस में ही लड़ने लग गई, और ये लड़ते लड़ते ही उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट कर दिया। और जो दूसरा चैप्टर है 18 वो स्टार्ट होता है 1917 से, जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ था, और दूसरा चैप्टर भी यही से स्टार्ट होगा। तो ये यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब दूसरा चैप्टर किसी और दिन करेंगे।